Good morning, class 8 students. We have already completed 4 units. Now we are going on 5th chapter. The blue hills where sun never sets. तो इसमें ब्लू हिल्स किसको कहा गया है? जो नीलगिरी हिल्स होती हैं, बहुत फेमस है वर्ल्ड में। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसको ब्लू हिल्स कहा गया है, वेयर सन नेवर सेट्स। तो बेसिकली एक हिल स्टेशन है, कन्नूर का स्टेशन बताया गया है यहाँ पे हिल स्टेशन, और यहाँ पे चाय पत्ती टी का प्लांटेशन होता है। सो इट इज़ वेरी फेमस प्लेस। और जैसे आपने देखा होगा, जो भी हिल स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ पे रात में भी कैंपिंग की जाती है, और उसके साथ साथ मतलब फायर वगैरह लगा के, आग वगैरह जला के पूरा रात भी इंजॉय की जाती है स्टार्स वगैरह देख के। सो इससे कहा गया है कि सन नेवर सेट। ओके, नाउ लेट्स सी इसके ऑथर के बारे में पढ़ना पहले। हग एंड गैंसर, ये दोनों कौन है? इनने एक ट्रैवल ब्लॉग लिखा है। अब ट्रैवल ब्लॉग क्या होता है? जो लोग प्लेसेस पे जाते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, वो लिखते हैं इस जगह के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उसको बोलते हैं ट्रैवल ब्लॉग। ओके, और ये जो है हग एंड गैंसर, ये पायनियरिंग ट्रैवल मीडिया टीम है। मतलब ये पूरे इंडिया में घूमते हैं। द कपल ट्रैवल 6 months every year and spend the rest of their time in cottage in Himalaya। तो ये जो कपल है, ये 6 महीना पूरा ये घूमते हैं पूरे वर्ल्ड के, इंडिया के कोने कोने में, और नई नई चीजें डिस्कवर करते हैं, है ना। और 6 महीने ये लोग हिमालय में, इनका एक कॉटेज, एक घर है, वहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो इनने एक ट्रैवल ब्लॉग लिखा है। एज यू कैन सी, मैंने इस पर बहुत सारी अंडरलाइन कर रखी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, और ऐसे वर्ड्स भी जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है। अगेन जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको सर्च करना है। ओके, द हिल्स ऑफ कोनूर हैव अ मेस्मराइजिंग इफेक्ट, वी ऑन टू फाइंड आउट। सो कोनूर का जो हिल स्टेशन है, वहाँ पे एक मेस्मराइजिंग इफेक्ट है, मतलब दिल को लुभाने वाला, या बहुत पसंद आने वाला, या बहुत अच्छे लगने वाला। मतलब हम ऐसी जगह जाते हैं ना कभी कभी कि हमको ऐसा लगता है कि काश हम यहीं रह जाएं, तो वैसा इफेक्ट है वहाँ का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द रेंज स्टार्ट्स फार टू द नॉर्थ एंड कम्स स्वीपिंग डाउन इंडियाज वेस्टर्न एज, leaving a narrow fertile coast belt where legendary princes welcomed traders, fought invaders, who in turn became princes themselves. To this rich belt came the Arabs and Chinese, the Dutch and the Portuguese, and finally the John Company of Britain. History's only body of commercial men who carved out an empire and ruled it for a century एज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। अब उसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता गया है कि जो प्लेस थी वो कैसे, क्या थी, कहाँ से आई है ना। तो वो जो रेंज है वो माउंटेन रेंज है। आपको थोड़ा बहुत सोशल का नॉलेज होना चाहिए इसमें, आई होप आप सबको है। तो जो माउंटेन रेंज है, जो हिल रेंज है, वो कैसे स्टार्ट है? नॉर्थ से स्टार्ट है, और वो नीचे स्वीपिंग डाउन मतलब ऐसे नीचे आ रही है। आपने देखा होगा पहाड़ कैसे होते हैं, एक बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है, एक बड़ा, एक छोटा, वैसे ही वो पहाड़ कैसे स्वीपिंग डाउन, मतलब पूरे वो नीचे आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फील्ड है, लेकिन ये भी ऐसे ऊपर नीचे, तो वो ऐसे नीचे आ रही है। और कहाँ तक पहुँचती है? नॉर्थ से वेस्टर्न एज तक, वेस्टर्न साइड के कॉर्नर तक वो पूरा फैला हुआ है। लीविंग अ नैरो फर्टाइल कोस्टल बेल्ट, और वो कैसा नैरो फर्टाइल होता है चिकना। कोस्टल बेल्ट मतलब क्या होता है? जो बेसिकली जो कोस्ट का किनारा होता है, मतलब जो रिवर कोस्ट या सी कोस्ट, मतलब सी का जो या रिवर का जो किनारा होता है, वैसा चिकना एरिया छोड़ते हुए वो पूरा बेल्ट है। मतलब पूरा आई कैन से पूरा वो आपने सोशल में पढ़ा होगा कोस्ट क्या होता है, वैसे ही कोस्टल बेल्ट है। वेयर लेजेंडरी प्रिंसेस वेलकम ट्रेडर्स, और लेजेंडरी प्रिंसेस या लेजेंडरी का मतलब है, मतलब वो ऐसे सेलिब्रेट वो करते हैं, मतलब वो जो बेल्ट है वो ऐसे सेलिब्रेट कर रही है, मतलब वो ऐसे आ रही है। पूरा जो माउंटेन जो रेंज है, जो माउंटेन रेंजेस है उनके बीच में से, जैसे कि वो ट्रेडर्स को वेलकम कर रही है। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो बाहर का सामान यहाँ लाते हैं, यहाँ का सामान बाहर भेजते हैं, कैसे सी रूट से और रिवर रूट से, शिप के थ्रू। और साउथ इन्वेडर्स हु इन टर्न बिकेम प्रिंसेस टू देमसेल्व्स। एज यू नो,
also fought invaders who in turn became princes themselves. तो वो वेलकम कर रहा है ट्रेड को, जो कोस्ट है वो ऐसे वेलकम कर रहा है, जो इन्वेडर्स मतलब जो हमला वगैरह करते हैं, जो लड़ाई वगैरह करते हैं, उन सबका वेलकम करने के लिए। टू दिस रिच बेल्ट द अरब्स, द चाइनीज एंड डच एंड द पोर्टुगीज, और इस बेल्ट से ये सारे कंट्रीज जो है ये लिंक है, अरेबियन, चाइना, डच, पोर्टुगीज, ये सब लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं और जो भी सामान रहता है जैसे मसाले वगैरह वो सारे बेचते हैं। जैसे टी प्लांटेशन है, टी इंडिया में बहुत होती है तो वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। एंड फाइनली, और उसके बाद क्या हुआ था, जॉन कंपनी ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ओनली बॉडी ऑफ कमर्शियल मैन। और ये आई हैव टोल्ड यू कि पुरानी बात बता रहे हैं। तो जो जॉन कंपनी थी ब्रिटेन की, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, तब जो जॉन कंपनी थी ब्रिटेन की, हिस्ट्री ओनली बॉडी ऑफ कमर्शियल मैन। सो पढ़े लिखे जो लोग थे वो जो लोग थे मतलब अच्छे से कोरागन से कपड़े जो पहनते थे, और जो बहुत पढ़े लिखे थे वो हु कार्ड आउट एन एम्पायर एंड रूल फॉर अ सेंचुरी एज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। तो ब्रिटिशर्स ने जब हम पे कब्जा किया था तब हमको सबको उनके अंडर काम करवाया था। तो उन्होंने भी क्या किया, जॉन कंपनी ऑफ ब्रिटेन जब आई थी तब उन्होंने ये वाला जो एस्टेट था यहाँ पे एक एम्पायर खड़ा किया। एम्पायर मतलब होता है अपना एक बिजनेस या अपना एक पूरा आई कैन से पूरा जगह को घेर के और राज किया। तो और रूल्ड इट फॉर सेंचुरी, और 100 साल तक उन्होंने राज किया, जैसे कि वो पूरा जो जगह है वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आई होप ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। आप एक और बार सुन लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दे ट्रेडेड इन जूट एंड स्पीशीज, टिम्बर, आइवरी एंड टी। द स्कॉट्समैन, सम फ्रॉम द हाईलैंड with a swagger and a skull of pipes, others from the lowland with Presbyterian determination, black cloth and account books, came and settled in the high ranges of Blue Hills, the Nilgiris, okay, and they put place in order, and when a Scotsman put a place in order, that is the way it stays. So अब ये जो आए थे लोग वहाँ से, तो उन्होंने किस चीज में ट्रेड किया था, मतलब किस चीज में बिजनेस किया था, जूट में, स्पाइसेस मतलब जितने भी मसाले होते हैं जैसे लौंग, काली मिर्ची, जो भी मिर्चियाँ होती है, टिम्बर मतलब होता है जो रेलवे ट्रैक की जो लकड़ी होती है, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे लकड़ियाँ जो रहती है, लकड़ियों से ही वो बनता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको बोलते हैं टिम्बर। आइवरी मतलब होता है कि जो मेटल्स वगैरह होते हैं वो, और टी मतलब चाय। तो ये सारी चीज में वो बिजनेस करते थे, इधर से उधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। द स्कॉट्समैन केम फ्रॉम द हाईलैंड। अब स्कॉट्समैन क्या होते हैं, जो स्कॉटलैंड के लोग रहते हैं, या अभी फिलहाल मैन की बात कर रहे हैं तो स्कॉटलैंड के मैन को बोलते हैं स्कॉट्समैन। और फ्रॉम हाईलैंड विद अ स्क्रैगन स्कल ऑफ पाइप, विथ फ्रॉम हाईलैंड्स, हाईलैंड्स मतलब होता है जो ऊंची जगह होती है, सपोज एज यू कैन से अर्थ कैसा है, राउंड शेप का है, तो कुछ जो जगह है वो मैप में भी देखेंगे तो आप ऊंची जगह है, या अपन कह सकते हैं पहाड़ वगैरह के एरिया वाले लोग, तो वो एक स्वैग मतलब वो थोड़ा एटीट्यूड में रहते थे, और उनके स्कल ऑफ पाइप्स रहता था उनके पास। स्कल ऑफ पाइप्स मतलब उनके ड्रेसिंग के बारे में बात कर रखे हैं, और वो बहुत स्वैग में रहते थे थोड़ा। अदर्स फ्रॉम द लो लैंड एंड विद प्रेस्बायरियन डिटर्मिनेशन, और जो दूसरे थे वो लो लैंड मतलब निचली जगह पे रहते थे, जैसे समुद्र के किनारे वगैरह या गांव वगैरह में रहते थे। उनका कैसा डिटर्मिनेशन है, प्रेस्बायरियन मतलब प्रेस्बायरियन क्या है, क्रिश्चियन डिटर्मिनेशन, मतलब वो लोग क्रिश्चियन थे। और ब्लैक क्लोथ एंड अकाउंट बुक्स, और वो लोग क्या होल्ड करते थे, ब्लैक क्लोथ काले कपड़े पहनते थे और अकाउंट की बुक होल्ड करते थे। अकाउंट बुक क्या होती है, जिसमें वो सारा लेन देन का सामान रखते थे। मतलब बेसिकली ये लोग क्या करते थे, ये लोग सबको अपने अंडर काम करवाते थे, और खुद अपन बोलते ना कि हाई ऑफिसर्स या जो भी बहुत बड़े ऑफिसर्स की तरह काम करते थे, सबको सुपरवाइज करते थे। केम एंड सेटल इन द हाई रेंजेस ऑफ ब्लू हिल्स, द नीलगिरीज, और फिर ये लोग आके कहाँ सेटल हो गए, हाई रेंजेस मतलब ऊंचे पहाड़ों पे, जो नीलगिरीज के जो पहाड़ थे वहाँ सेटल हो गए, ठीक है। एंड पुट प्लेस इन ऑर्डर, और फिर उन्होंने सारी चीजें अपने हिसाब से अरेंज करना शुरू की, मतलब एंड when a Scotsman puts a place in order, that is the way it stays. So जब स्कॉट्समैन जो लोग थे वो एक चीज को सही ऐसे करते थे तो सब उनको फॉलो करते थे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लोग ये आए थे हाई ऑफिशियल स्कॉट्समैन,
ये क्या करते हैं, सपोज चाय की पत्ती तोड़ी है इनने, तो चाय की पत्ती ने टुटवाई है और फिर उसको टी बैग में भरा और फिर उसको पैकेट में रोल किया और ऐसे करके ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो अगर इन लोगों ने ऐसा किया है तो बाकी सब भी इनको ऐसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पैराग्राफ समझ आए होंगे। नाउ इन द नेक्स्ट पेज, द टी एस्टेट स्टिल हैव अ मैनिक्योर्ड लुक, whole hillside covered in the neatly clipped tea bushes with their long way lines of pluckers snipping the proverbial 2 leaves and a bird and a little bit more nowadays because America is a big market and appearance does not matter much in a tea bag। तो अभी जैसे मैंने बोला कि वो लोग एक स्टाइल बताते थे और बाकी सब उनको फॉलो करते थे। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, जो चाय का जो पूरा एस्टेट था, टी एस्टेट मतलब चाय की उगाई होती थी वहाँ पे, चाय को ही उगाते थे, चाय की पत्तियों को। तो वो एक मैनिक्योर्ड लुक था, मतलब उसमें इतना ज्यादा उसमें एक क्लीन लुक था। क्या करते थे, पूरा हिल साइड जो था वो टी से कवर किया जाता था, नीटली क्लिप्ड मतलब विद बुशेस, और वो मतलब उनका जो था खेती बहुत प्रॉपर होती थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेम लेवल में, जैसे अभी हम लोग आप देखेंगे कैसे खेती करते हैं, एक लेवल में खेती करते हैं। वेयर पहले लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होता था तो वो क्या करते थे, एक फसल इधर उगाए, एक इधर उगा दिया, बीच में कुछ भी उगा दिया, या कुछ पेड़ कुछ जो फसल है वो बहुत ऊंची हो रही है, कुछ नीची हो रही है, मतलब प्रॉपर कटाई नहीं होती थी। तो अभी क्या हो रहा है इधर, तो विद लॉन्ग लाइन्स ऑफ प्लकर। प्लकर मतलब क्या होता है, उनको खींचने के लिए, मतलब जो तोड़ने के लिए वो होता है, जो अपन कहते हैं जो जिससे नींदते हैं अपन, जो ऐसे यू शेप का होता है, ऐसे शेप का होता है, क्वेश्चन मार्क शेप का होता है ना, दराती जिस शायद बोलते हैं। तो वो जो उससे उसको सही से उसको काटते हैं, और उस चीज और कैसे उसको काटा जाता है, 2 पत्तियों के साथ एक बर्ड। बर्ड क्या होता है, जिससे न्यू लीव निकल रही है, न्यू ट्री निकल रहा है, उसको न्यू फूल वगैरह होते हैं और पत्तियां वगैरह निकलती, न्यू टनी बोल सकते हो उसको, नई टनी, वो वैसे तोड़ते थे। अ लिटिल बिट मोर नाउडेज बिकॉज अमेरिका, और वो इतना ज्यादा अपेरेंस पे ध्यान नहीं रखते थे क्योंकि अमेरिका में उस टाइम पे क्या होता है, सब लोग टी बैग यूज करते थे, मतलब चाय पत्ती का यूज नहीं करते, चाय पत्ती को यूज करते थे तो सुखा के यूज नहीं करते थे। वो क्या करते थे, टी बैग में भर देते ऐसे, मतलब आपने देखा होगा टी बैग्स कैसे होते हैं। हम वो एक बैग के अंदर, एक जूट बैग के अंदर वो चाय पत्ती रहती है और हम उसको डिप करते गर्म पानी में तो उसका पूरा कलर आ जाता है, तो वो यूज करते थे। तो अपेरेंस मैटर नहीं करता, उसके अंदर कुछ भी, मतलब अंदर कैसी भी पत्तियां तोड़ के डाली गई, कोई इतना थोड़ी देखेगा खोल के कि कैसी पत्तियां। Our road snake coiled up in the mountain and the air had a nip in it because we had left 5,000 feet lying down below and we were still climbing. The dusty, deciduous tree of the plains gave way to shiny evergreens. But now even we were left behind and the tall trunks of conifers rose around us and the air was sharp with the tang of raisin. For a while we have caught glimpses of tiny mountains train chugging away and then we had lost the sight of it again. But now it had come into its own, was puffing clouds and indigent steam as we waited respectfully for it to pass across the road. अब वो जब ट्रैवल कर रहे थे तो क्या होता है कि ये माउंटेन है, अब माउंटेन का रास्ता कैसा होता है, ऐसे 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 कोल्ड शेप में होता है, ऐसे गोल 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 गोल, हमको पूरा ऐसे 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 घूम के जाना होता है तो ये चढ़ पाते। हम ऐसे खड़ी चढ़ाई तो नहीं कर सकते, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो वैसे ही कैसा था, जो रोड था वो कॉइल्ड अप था माउंटेन में, और एयर हैड अ नीप इन इट। नीप मतलब होता है बहुत ज्यादा तेजी थी हवा, क्योंकि वी हैव लेफ्ट 5,000 फीट, तो 5,000 फीट की ऊंचाई पे कितनी तेज हवा चलेगी। तो ऐसा था, डाउन बिलो वी वर स्टिल क्लाइंबिंग, और अभी भी वो लोग क्लाइंब कर रहे थे, अभी वो पहाड़ चढ़ रहे थे। द डस्टी डेसिडियस ट्री ऑफ द प्लेन्स हैव गिव अवे द शाइनी एवरग्रीन। अब डेसिडियस ट्रीज क्या होती है, जो ट्रीज अपनी पत्तियों को मतलब जो पत्तियां झड़ती रहती है इन ट्रीज की, या वो वीकेंड से जो ट्रीज अपनी पत्तियां 6 महीने में एक बार जिसके पूरे पेड़ खाली हो जाता है, जैसे आपने नीम का ट्री देखा होगा, ये अपनी पत्तियां पूरी झटक देता है, ये पूरी खाली हो जाती हैं, उसके बाद नई पत्तियां आती हैं, तो उसको बोलते हैं डेसिडियस ट्रीज। तो
और वो किसको रास्ता दे रहा था? एवरग्रीन्स को। एवरग्रीन्स मतलब जो पेड़ होते हैं जो हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। एंड नाउ वी वर लेफ्ट बिहाइंड द टॉल ट्रंक्स ऑफ कॉनिफरस ट्रीज। तो कॉनिफरस ट्रीज क्या होती हैं? जो ट्रीज बहुत लंबी होती है, बहुत ऊंची होती है, उसको बोलते हैं कॉनिफर्स। ठीक है, आपने सोशल में पढ़ा होगा ये। एयर अराउंड अस वाज शार्प एंड टैंग ऑफ रेजिन, और उनको रेजिन की खुशबू आ रही थी क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी और बहुत ज्यादा विंड हो रहा था वहाँ पे। फॉर अ व्हाइल वी हैव कॉट द ग्लिम्पसेस ऑफ द टाइनी माउंटेन ट्रेन chugging away when we have lost of sight again। और फिर जब वो लोग क्रॉस कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि ग्लिम्पसेस मतलब नजारे देखे। उनने क्या देखा कि एक छोटा माउंटेन है, उसके बीच में से ट्रेन निकल रही। चगिंग अवे मतलब क्या होता है? जो उसकी आवाज होती है और वो क्या करती है, स्मोक को पूरा धुआं निकालती रहती है, वैसे ही उन्होंने देखा। और जब वो वापस से उसको देखने गए, बट नाउ इट हैड कम into its and puffing clouds of indifferent steam, we were waited respectfully to it pass across the road। और जब हम देख रहे थे तो वो और पास आ गई, मतलब ट्रेन की पटरियां शायद वहीं से ही होगी जाके। तो उसने देखा कि वो क्लाउड्स में छुप गई। वो क्लाउड्स क्या थे? जो स्टीम निकलता है, ट्रेन देखी होगी आपने, पहले ट्रेन जैसी होती थी कि स्टीम से चलती थी, कोयले से चलती थी, ऊपर उसका धुआं निकलता था, तो उस धुएं से ऊपर छुप गई थी। And when the steam cleared, we saw Konur red roof staple on on the bluing hills. When step back another time। और जब पूरा स्टीम क्लियर हुआ, जो भी धुआं था वो साफ हुआ, तो हमने देखा कोनूर के रेड रूफ स्टेपल ऑन द ब्लूइंग हिल्स। कोनूर का जो रूफ था वो रेड था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह थे, तो उससे वो उनमें जो थे वो रेड कलर का दिख रहा था। और ब्लूइंग हिल्स, और जो नीला, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आसमान भी थोड़ा रेडिश हो चुका था, और जो नीले पहाड़ थे, ब्लू पहाड़ थे, उसमें वो पूरा दिख रहा था। वी स्टेप बैक इनटू अनदर टाइम। और फिर हमने सोचा कि हम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और वो ऑलरेडी 5 फीट से भी ज्यादा ऊंचे चढ़ चुके थे, तो उन्होंने ये सोचा कि हम इसको फिर कभी ट्रैवल करेंगे। Konur is a tea town, rather it was a tea town till 1947, when the old Indian army split into two and the Indian half went searching for a new staff college to replace the old one left behind in Pakistan. They found it in the Coniferous Hills between Konur and summer capital of the old Madras Presidency, Octamon. From then on, Konur became a service town of hundreds of keen young officers and terribly smart military wives trooped too. Wellington and Konur everywhere, and though the names of the gate posts changed, the accents altered only slightly, the manners not at all. The young man sported very bristling moustache, and their wives have brittle coffee parties in the way, windowed cottages for more daringly joined scats for a sly amateur dramatic dig at the local brass, and there's golf in an afternoon, or its spirit has really got into the blood. Fishing is an excellent trout waters deep in mountains। कोनूर क्या है? टी टाउन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो टी के लिए बहुत फेमस है। और वो कब से फेमस हुआ? वो 1947 तक बहुत फेमस रहा, उसके बाद भी फेमस रहा। उसके बाद का बताया गया है कि 1947 के बाद क्या हुआ, जब ओल्ड इंडियन आर्मी जो थी वो दो हिस्सों में बटी, आधी काय में बटी, न्यू स्टाफ कॉलेज में चली गई, और जो पुरानी थी उसको रिप्लेस कर दिया गया क्या? पाकिस्तान से। क्योंकि क्या हुआ था 1947 में, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो चुका था, और ये जो था उसमें आधी आर्मी सेपरेट हो चुकी थी, तो जो आधी आर्मी थी उसको स्टाफ कॉलेज में गया और बाकी पाकिस्तान में थी। दे फाउंड इट ऑन द कॉनिफरस हिल्स ऑफ बिटवीन द कोनूर एंड द समर कैपिटल ऑफ ओल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑक्टमन। और ये आर्मी कहाँ थी? ये कॉनिफरस हिल्स जो थे कोनूर के, जो भी मैंने बताया बहुत बड़े बड़े पहाड़ों वाला एरिया, वहाँ पे, और उसकी समर कैपिटल, उसकी कैपिटल क्या थी? मद्रास की उस टाइम पे ऑक्टामोन थी, तो वहाँ पे था। From then on, Konur became a service town of hundreds of keen young officers and terribly smart workers, while soon Wellington। तो उस टाइम से कोनूर एक स्मार्ट सर्विस सेंटर बन गया, और जो हाई ऑफिसर्स थे सब आते थे और एंजॉय करते थे। कोनूर हर साल आते थे। And the names of the gate posts changed and the accents altered only slightly, but the manners at all। और फिर वो चेंज होता रहता था सिस्टम, लेकिन सब आते थे। The young man sport bristly mustache and their wife brittle coffee parties। और यंग मैन जो कि दाढ़ी मूछ वाले होते थे, वो
स्पोर्ट्स एंजॉय करते थे। उनकी जो वाइफ होती थी वो कॉफी पार्टीज करती थी, क्योंकि वो जो वहाँ के विंडोज और कॉटेजेस थे बहुत अच्छे होते थे। और आधे लोग कैट ज्वाइन करते थे अमेच्योर डिग फॉर लोकल ब्रास, जो कि खुदाई का सॉर्ट ऑफ एक एंजॉयमेंट के लिए जो किया जाता है वो चीज करते थे। और एंड देयर गोल्फ इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में क्या करते थे, गोल्फ खेलते थे। एंड द स्पिरिट रियली गॉट इनटू ब्लड, और वही चीज उनके ब्लड में, मतलब अभी भी वो चीजें करते। और फिशिंग करते थे, और डीप वाटर में फिशिंग करते थे, क्योंकि बहुत अच्छा पानी था वहाँ का। कोनूर तमिलनाडु में है। ओके, अभी कोनूर तमिलनाडु में। और देन अगेन यू कैन राइड हाउंड इफ यू वांट टू, if you would care to resurrect the Ooty hunt. We were a bit puzzled at first. We saw a number of hunting prints displayed in the staff college, each with the name of his donor, carefully inscripted, though that a general had, in a moment of rashness, donated the first one on, and his junior officers had loyally followed their leader. We later learned that while this was partially true, it was also a fact that there used to be thriving hunt tally hovering over the downs. One of the last masters of the hunt was Neptune-like naval officers from the staff college, who found nothing more delighted than donning his flaming jacket and toothing his horn as beard fluttered in the early morning breeze of Nilgiri. अब क्या हुआ था, उन लोगों ने सोचा कि और वी कैन राइड टू हाउंड। अब उनकी जो जर्नी थी वो उन्होंने सोचा कि हाउंड, मतलब हाउंड क्या होते हैं, बहुत बड़े डॉग होते हैं जिसपे सवारी की जाती है इस रोड के रिसरेक्ट द ऊटी। और उनको अगर ऊटी वापस से देखनी हो, मतलब पूरा टूर वापस से करना हो ऊटी साइड जाने के लिए, तो उन्होंने सोचा ये। वी वर अ बिट पजल्ड, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि हम क्या करें, जब हमने देखा कि बहुत सारे हंटिंग प्रिंट्स स्टाफ कॉलेज में बहुत सारे प्रिंट्स डिस्प्ले है उसके डोनर के नाम के साथ। अब हंटिंग क्या होता है, हंटिंग मतलब होता है जानवरों को मार के। तो पहले क्या होता था, जैसे शेर वगैरह, चीता वगैरह, या जो भी बड़े बड़े जानवर थे उनका शिकार करके, और ये लोग क्या करते थे, टांगते थे उसको एज अ म्यूजियम टाइप। जैसे आप म्यूजियम में जाते होंगे तो आपको दिखेंगे, वैसे ही ये लोग उस चीजों को शो ऑफ करने के लिए रखते थे। और उसका क्या करते थे, केयरफुली इंस्क्रिप्टेड द नेम, और जिसने भी उसका डोनेट किया था, मतलब जिसने भी उसको दिया होगा, उसका नाम वो लिखा रहता था नीचे, और वो उसका टाइम और कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें लिखी रहती थी। वी थॉट दैट द जनरल हैज मोमेंट ऑफ रेस्टनेस डोनेटेड द फर्स्ट टू जूनियर ऑफिसर। और हमको लगा कि जो उनके जो जर्नल है, जो उनके जनरल है, वो उन्होंने वो जैसे बहुत टफ पर्सन है, उन्होंने डोनेट किया होगा ये फर्स्ट वाला, और उसके बाद उनके जो भी सबऑर्डिनेट जूनियर्स थे उन्होंने उनको फॉलो किया होगा। और इस हिसाब से सब लोग सपोज कोचिंग हंटिंग पे जाते होंगे तो वो उनके जो भी लेफ्ट ओवर्स होते थे उसको टांगते होंगे। बट बाद में उनको पता चला, we later learned that this was partially true. It was only a fact that there used to be a thriving hunt tally hovering the downs. बट ये सिर्फ वादा सच था, ऐसा नहीं होता था। क्या होता था, एक होवरिंग थ्रेविंग हंट टैली होती थी, मतलब अपन कंपटीशन करते ना, तो ऐसा कंपटीशन सॉर्ट ऑफ होता था एरिया में। और फिर वन ऑफ द लास्ट, और फिर वो लोग ऐसे जीत के आते थे, और जो भी जीतता था वो चीजें टांगता था। वन ऑफ द लास्ट मास्टर्स ऑफ द हंट और नेपच्यून लाइक नेवल ऑफिसर्स, और जो लास्ट ऑफिसर था वो कैसा बता रहा था, नेपट्यून लाइक, मतलब बहुत एंग्री था, मतलब गर्म दिमाग का, या थोड़ा एटीट्यूड में बोल सकते हैं वो था। वो स्टाफ कॉलेज का था। फाउंड नथिंग मोर डिलाइटफुल देन, और उनको किस चीज से खुशी मिलती थी, डोनिंग इज फ्लैमिंग जैकेट एंड टूथिंग इज हॉर्न। और उनको खुशी वो करके मिलती थी, मतलब उनका फ्लैमिंग जैकेट जो एक रेडिश या आंख जैसा जैकेट वो पहनते थे, और फिर उसके बाद उनके जो हॉर्न, मतलब किसी का हाथी या किसी हिप्पोपोटामस का जो सिंग था उसको वो अच्छे से टूटिंग करते थे, मतलब उसको सही करते थे, उसको शो ऑफ करते थे। एंड इज बियर कटर इन अर्ली मॉर्निंग ब्रीज ऑफ नीलगिरी। और उनकी जो दाढ़ी थी वो अपन बोलते ना ताव देते, लाइक वैसे ही मुझे को ताव टाइप देते थे अर्ली मॉर्निंग में नीलगिरी के साइड में। ओके, सो ये चैप्टर था।